वेलकम टू MH एजुकेशन। स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स क्लास 11 पार्ट 2 में आपका वेलकम। आज हम इस चैप्टर को, जिसका नाम इंट्रोडक्शन है, फिनिश करने वाले हैं। हम शुरू करते हैं। हमें यहाँ से पढ़ना बाकी था। वुड यू नाउ एग्री विद द फॉलोइंग डिफिनीशन ऑफ इकोनॉमिक्स दैट मैनी इकोनॉमिस्ट्स यूज़। इन्होंने बताया है, नीचे जो इन्होंने एक डेफिनेशन दे रखी है, परिभाषा दे रखी है इकोनॉमिक्स की, यानी कि अर्थशास्त्र क्या होता है उसकी परिभाषा, जो कि विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने दी है। कई अर्थशास्त्रियों ने जो परिभाषाएं दी हैं उनका निचोड़, यानी उन्होंने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया है उन्हें यहाँ पर बताया गया है। तो चलो हम पढ़ते हैं इसमें दिया हुआ क्या है। इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ हाउ पीपल एंड सोसाइटी चूज टू एम्प्लॉय स्कार्स रिसोर्सेज that could have alternative uses in order to produce various commodities that satisfy their wants and to describe them for consumption among various persons and group in society। यानी इकोनॉमिक्स एक अध्ययन है, एक स्टडी है कि किस तरीके से जो लोग या समाज होते हैं वो एम्प्लॉय करते हैं, जो रिसोर्सेज होते हैं, जो स्रोत होते हैं, जो वो स्रोत कैसे, स्कार्स वाले, स्कार्स का मतलब कमी वाले, यानी ऐसे स्रोत जो कि कम मात्रा में अवेलेबल हैं और उनके भी अल्टरनेटिव यूजेस हैं, यानी उनके भी कई प्रकार के उपयोग होते हैं और उनको जो अलग अलग तरीके की जो कमोडिटीज़ हैं, यानी कि वस्तुएं हैं, उन वस्तुओं को प्रोड्यूस करने में, जिनसे कि वो उनकी वांट्स को, उनकी जो ज़रूरतें हैं, उन ज़रूरतों को भी सेटिस्फाई कर सकें और लोगों में कंजप्शन के हिसाब से उनको विभिन्न जो ग्रुप होते हैं सोसाइटी के, उनमें डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके। यही अध्ययन है इकोनॉमिक्स का। ये डेफिनेशन कई अर्थशास्त्रियों ने दी है, जिनमें जो कॉमन वर्ड्स हैं इनका इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। स्टैटिस्टिक्स इन इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में स्टैटिस्टिक्स यानी सांख्यिकी। देखते हैं क्या लिखा हुआ है। In the previous section, you were told about certain special studies that concern the basic problems facing a country. These studies required that we know more about economic facts. Such economic facts are also known as economic data. इससे पहले जो हमने प्रीवियस सेक्शन पढ़े थे, उन प्रीवियस सेक्शन में हमें कुछ स्पेशल स्टडीज़ के बारे में बताया गया था, जो कि कंट्री फेस करती है, उन प्रॉब्लम के बारे में बताया गया था। तो ये जो स्टडी होती है, इनमें हमें इकोनॉमिक फैक्ट जानने रहते हैं और ये जो फैक्ट जानने रहते हैं, इन्हीं फैक्ट्स को हम इकोनॉमिक डेटा कहते हैं, यानी अर्थशास्त्रीय आंकड़े इनको कहा जाता है। अर्थशास्त्र के आंकड़े इनको हम कहते हैं। The purpose of collecting data about these economic problems is to understand and explain these problems in terms of various causes behind them. In other words, we try to analyze them. For example, when we analyze the hardship of poverty, we try to explain it in terms of various factors such as unemployment, low productivity of people, backward technology, etc. तो डेटा जो हम कलेक्ट करते हैं उनका कोई ना कोई एक पर्पज़ होता है, एक मकसद होता है, उद्देश्य होता है। तो ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम को समझने में हमारी मदद करते हैं कि इसके पीछे क्या वजह रही है, यानी कोई प्रॉब्लम आती है तो प्रॉब्लम की वजह क्या आती है। हम दूसरे शब्दों में इसको कह सकते हैं कि हम उनको एनालाइज करते हैं, हम उनका विश्लेषण करते हैं। उदाहरण के लिए, जब हम इनका विश्लेषण करते हैं कि जैसे पॉवर्टी जो है उसकी हार्डशिप्स क्या क्या हैं, साथ ही में हम ट्राई करते हैं एक्सप्लेन करने के लिए जो वेरियस फैक्टर होते हैं, जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, या लोगों की जो है प्रोडक्टिविटी जो है वो कम है, या हम देखते हैं कि जो टेक्नोलॉजी है वो बैकवर्ड टेक्नोलॉजी है। इन सभी का अध्ययन इसमें हम करते हैं। बट what purpose does the analysis of poverty service unless we are able to find ways to mitigate it? We may therefore also try to find those measures that help solve an economic problem. In economics,
Such measures are known as policies. लेकिन इनको एनालिसिस करने के पर्पस क्या हैं जो पॉवर्टी सर्व होती है। हम इसीलिए ट्राई करते हैं कि जो मेजर्स होते हैं इकोनॉमिक प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए, इकोनॉमिक्स में जो ऐसे मेजर होते हैं जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम को सोल्व करने में काम में आते हैं, इन्हीं को हम क्या कहते हैं, इन्हीं मेजर्स को हम पॉलिसीज कहते हैं, यानी कि नीतियाँ कहते हैं। सो डू यू रियलाइज that no analysis of an economic problem would be possible without data on various factors underlying an economic problem, and that in such a situation no policies can be formulated to solve it? If yes, then you have to a large extent understood the basic relationship between economics and statistics. तो आपने महसूस कर लिया होगा कि तभी अगर हम एनालिसिस नहीं करते हैं इकोनॉमिक प्रॉब्लम को, तो हम वेरियस फैक्टर के जो डेटाज हैं उन डेटा को इकोनॉमिक प्रॉब्लम में हम कैसे फाइंड कर पाएंगे। कभी ऐसी सिचुएशन आती है कि जो पॉलिसीज अगर होगी ही नहीं तो हम उनको सोल्व कैसे करेंगे। अगर आपने इन बातों को जान लिया है, विस्तृत समझ लिया है, तो आप बेसिक रूप से जान गए हो कि रिलेशनशिप क्या है इकोनॉमिक्स और स्टैटिस्टिक्स के बीच में। चलिए हम जानते हैं कि एक्चुअल में स्टैटिस्टिक्स है क्या। व्हाट इज स्टैटिस्टिक्स? एट दिस स्टेज यू आर प्रोबेबली ready to know more about statistics. You might very well want to know what the subject statistics is all about. इस स्तर पर आते आते संभवतया आप स्टैटिस्टिक्स के बारे में और अधिक जानना चाहेंगे। आप अच्छी तरह जानते होंगे कि हम जो सब्जेक्ट पढ़ते हैं स्टैटिस्टिक्स वो किसके बारे में है। चलिए हम इसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से जानने की कोशिश करते हैं। Statistics deals with the collection, analysis, interpretation, and presentation of numerical data. It is a branch of mathematics and also used in disciplines such as accounting, economics, management, physics, finance, psychology, and sociology. Statistics deal करती है कलेक्शन से, एनालिसिस से, इंटरप्रिटेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डेटा से। इसकी जो ब्रांच है इसका संबंध मैथमेटिक्स से है। यह मैथमेटिक्स की एक शाखा कह सकते हैं और इसका हम अलग अलग क्षेत्रों में भी इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि अकाउंटिंग हो गया, इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र हो गया, मैनेजमेंट प्रबंधन हो गया, फिजिक्स हो गया, फाइनेंस हो गया, साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान हो गया और साथ ही में सोशियोलॉजी में इसका इस्तेमाल होता है, यानी कि समाजशास्त्र में। Here we are concerned with data from the field of economics. Most economic data are quantitative. For example, a statement in economics like the production of rice in India has increased from 39.58 million tons in 1974-75 to 106.5 million tons in 2013-14 is a quantitative data. हम यहाँ पर जो डेटा है इकोनॉमिक्स में जो लिया जाता है उसकी बात करते हैं। जो ज़्यादातर डेटा इकोनॉमिक्स में हम काम में लेते हैं वो क्वांटिटेटिव होता है, यानी मात्रात्मक होता है। उदाहरण के लिए अगर हम एक स्टेटमेंट की बात करें इकोनॉमिक्स में, जैसे कि हमने देखा कि इंडिया में जो राइस है यानी चावल का जो उत्पादन है वो 39.58 मिलियन से बढ़ करके 1974-75 में 156 मिलियन से हम देखेंगे 39.58 से कितना हो गया, 106.5 मिलियन हो गया। यानी 1974-75 में 39.58 मिलियन टन था और 2013-14 में ये जो डेटा था 106.5 मिलियन टन हो गया, यानी बढ़ गया। तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे क्वांटिटेटिव डेटा। In addition to quantitative data, economics also uses qualitative data. अभी हमने देखा है कि
क्वांटिटेटिव डेटा, लेकिन इकोनॉमिक्स का संबंध क्वालिटेटिव डाटा से भी होता है। चलिए हम इसको समझते हैं आगे। द chief characteristics of such information is that they describe attributes of single person or a group of persons that is important to record as accurately as possible, even though they cannot be measured in quantitative terms. Take, for example, gender, that distinguishes a person as man, woman, or boy, girl. It is often possible and useful to state the information about an attribute of a person in terms of degrees like better, worse, sick, healthy, more healthy, unskilled, skilled, highly skilled, etc. Such qualitative information or statistics is often used in economics and other social sciences and collected and stored systematically like quantitative information on prices, incomes, taxes paid, etc., whether for a single person or a group of persons. चलिए हम देखते हैं। दूसरी इसका हम चिप कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं ऐसी इंफॉर्मेशन का, ये डिस्क्राइब करती हैं एक सिंगल पर्सन या ग्रुप ऑफ पर्सन को, जिसमें रिकॉर्ड किया जाता है पॉसिबल जो डेटा होता है जिनको हम मेज़र नहीं करते हैं। किस में मेज़र नहीं कर सकते? क्वांटिटेटिव डेटा में, यानी कि नंबर्स में हम इसको बता नहीं सकते हैं। चलिए हम एग्जांपल देखते हैं। जैसे जेंडर का हम बात करते हैं, जेंडर की बात करें, लिंग की बात करें, तो हम पर्सन को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, यानी उनमें अंतर कर सकते हैं किस तरीके से, जैसे कि मैन है कि वुमन है, यानी कि वो महिला है या पुरुष है, या फिर बॉय हो या गर्ल है। तो हम ऑफन पॉसिबल है ये चीज़, और यूज़फुल भी है स्टेट करने के लिए, इन्फॉर्मेशन को बताने के लिए कि एक पर्सन जो होता है उसको हम डिग्री में भी हम बता सकते हैं। जैसे उसकी डिग्री कैसे हो सकती है कि वो बेटर है, या वर्स यानी ख़राब है, सिक है यानी बीमार है, या हेल्दी है स्वास्थ्य अच्छा है उसका, या उससे अधिक उसका स्वास्थ्य है, वो दक्ष है या दक्ष नहीं है, या उच्च दक्षता उसको हासिल है, ये सभी हम उसको शामिल करते हैं। ये सभी क्या है? क्वालिटेटिव डेटा है। सच क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन जो होती है स्टैटिस्टिक में, तो इस प्रकार की हम इंफॉर्मेशन जो क्वालिटेटिव होती है यानी गुणात्मक होती हैं, स्टैटिस्टिक्स में ऑफन इकोनॉमिक्स में हम इस्तेमाल करते हैं, और दूसरे जो सोशल साइंसेज होते हैं उनमें भी इसको इस्तेमाल किया जाता है सिस्टमेटिकली इन्फॉर्मेशन लेने के लिए। जैसे हम बात करते हैं यहाँ पर प्राइजेस की बात करें, इनकम की बात करें, टैक्स की बात करें जो कि पे किया जाता है, इन सभी के बारे में, भले ही वो एक सिंगल पर्सन से संबंधित हो या फिर एक ग्रुप ऑफ पीपल से संबंधित हो। You will study in the subsequent chapters that statistics involve collection of data. The next step is to present the data in a tabular, diagrammatic and graphic forms. The data then are summarized by calculating various numerical indices such as mean, variance, standard deviation, etc. that represent the broad characteristics of the collected set of information. Finally, the data are analysis and interpreted. आप आने वाले चैप्टर्स में स्टैटिस्टिक्स के बारे में और भी पढ़ेंगे जो कि कलेक्शन ऑफ डेटा से संबंधित हैं। इसका अगला जो स्टेप है वो स्टेप ये है कि इसको हम डेटा को कहाँ सेट करते हैं? टेबुलेटर फॉर्मेट में सेट करते हैं। उसके बाद में इसको हम डायग्रामेटिक सेट करते हैं, और उसके बाद में इसको ग्राफिक प्रेजेंट करते हैं। उसके बाद में हम देखते हैं कि इसको समराइज़ करते हैं डेटा को, और इसको हम अलग अलग न्यूमेरिकल जो इंडिसेस होते हैं उनमें हम कैलकुलेट करते हैं इनको, जैसे कि मीन हो गया, वेरिएंस हो गया, स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया, ये सभी। उसके बाद में इसकी जो डेटा का एनालिसिस है, उसको जो इन्फॉर्मेशन हम कलेक्ट करते हैं उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पे, और आखिरी में हम क्या करते हैं? उनको एनालिस करते हैं और इंटरप्रिटेट करते हैं, यानी कि उसको हम प्रेजेंटेशन देते हैं। अब आपको यहाँ पर कुछ एक्टिविटी दे रखी है, आप इसको स्वयं करने की कोशिश कीजिएगा। थिंक ऑफ 2 एग्जाम्पल्स ऑफ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव डेटा। इन्होंने पूछा है कि आपको दो एग्जाम्पल रखने हैं, सोचने हैं 2 एग्जाम्पल के बारे में, चूँकि एक तो क्वालिटेटिव डेटा होता है और एक क्वांटिटेटिव डेटा होता है। क्वालिटी में क्या होता है कि किसी के गुण दोष को बताया जाता है, और क्वांटिटेटिव में कोई एक संख्यात्मक मान बताया जाता है। जैसे मैंने भी यहाँ पर एक एग्जाम्पल देखा था
भारत में चावल का उत्पादन। उस तरीके से आपको कुछ 2 एग्जाम्पल और सोचने हैं। अब दूसरी एक्टिविटी क्या दे रखी है, देखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड गिव यू क्वालिटेटिव डेटा। इनमें से आपको पहचान करनी है कि इनमें से कौन कौन से डेटा जो है क्वालिटेटिव यानी गुणात्मक है। ब्यूटी, इंटेलिजेंस, इनकम, अर्न्ड, मार्क्स इन सब्जेक्ट, एबिलिटी टू सिंग, लर्निंग स्किल्स। इन्होंने बताया है कि इनमें से आपको डेटा ढूंढना है जो कि क्वालिटेटिव है यानी गुणात्मक है, जैसे ब्यूटी सुंदरता, इंटेलिजेंस यानी बुद्धिमत्ता, जो इनकम अर्न की गई उसके बारे में, किसी सब्जेक्ट में जो मार्क्स गेन किए गए हैं उनके मार्क्स को लिखना है, गाने की योग्यता और हमें सीखने की जो दक्षता है इनको बताना है। इनमें से कौन कौन सी जो डेटा है वो क्वालिटेटिव है यानी कि गुणात्मक है। जो इनमें से आपको फाइंड करना है कि कौन कौन से डेटा गुणात्मक हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। व्हाट स्टेटिस्टिक्स डज। हमसे प्रश्न किया गया है कि स्टैटिस्टिक्स करती क्या है। चलिए हम जानते हैं इसके बारे में। स्टैटिस्टिक्स इज एन indispensable tool for an economist that helps him to understand an economic problem using its various methods. Effort is made to find the causes behind it with the help of qualitative and quantitative facts of an economic problem. Once the causes of the problem are identified, it is easier to formulate certain policies to tackle it. स्टेटिस्टिक्स एक इंडिस्पेंसिबल टूल है एक इकोनॉमिस्ट के लिए जो कि हेल्प करता है उसको समझने में इकोनॉमिक प्रॉब्लम को। इसके बहुत सारे मेथड है जिनका इस्तेमाल वो कर सकता है और एफर्ट लगाया जाता है कि उसके पीछे वजह क्या रही, कारण क्या रहे हैं, जो कि उनको हेल्प करेगा क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव फैक्ट को जो इकोनॉमिक में प्रॉब्लम सामने आती है उनको समझने में। जब एक बार हम कारणों को पता कर लेते हैं कि इसके पीछे क्या कारण रहे हैं तो ये आसान हो जाता है कि हम पॉलिसीज कैसी बनाएं ताकि उन प्रॉब्लम्स को हम टैकल कर सकें। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। बट देयर इज मोर टू स्टेटिस्टिक्स। इट enables an economist to present economic facts in a precise and definite form that helps in proper comprehension of what is stated. When economic facts are expressed in statistical terms, they become exact. Exact facts are more convincing than vague statements. For instance, saying that with the precise figure 310 people died in the recent earthquake in Kashmir is more factual and thus a statistical data, whereas saying hundreds of people died is not. लेकिन स्टेटिस्टिक्स में कोई और भी कहीं इससे बढ़ के बातें आती हैं जो कि इकोनॉमिस्ट को समझने में हेल्प करती हैं कि जो इकोनॉमिक फैक्ट्स हैं उनको प्रेजेंट कैसे करें, किस रूप में, एक संक्षिप्त और सारगर्भित रूप में, ताकि लोग इसको आसानी से समझ सकें कि हम बात किसके बारे में करने वाले हैं। जब हम इकोनॉमिक फैक्ट को एक्सप्रेस करते हैं स्टैटिस्टिकल फॉर्म में तो वे एग्जैक्ट बन जाते हैं। एग्जैक्ट फैक्ट ज़्यादा हमें सुविधा देते हैं बजाय इसके कि वो वेग स्टेटमेंट हो यानी कि अस्पष्ट आंकड़ों से ज़्यादा हमें सुविधा देते हैं। हम उदाहरण की बात करें, ऐसा कहना कि एक हम छोटा सा फिगर लेते हैं, एक संक्षिप्त फिगर लेते हैं यहाँ पर कि 310 लोगों की मौत हो गई थी अर्थक्वेक में, कश्मीर में जो भूकंप आया था उस भूकंप की वजह से कश्मीर में 310 लोगों की मौत हो गई। और हम इसको इस तरीके से व्यक्त करें कि सैकड़ों लोग मर गए थे, तो ये जो फैक्ट है वो हमें ज़्यादा कन्विंस नहीं करेगा बजाय इसके वहाँ पर हम देख रहे हैं 310 लोगों की मौत हुई कश्मीर में, वो तो फैक्ट बता रहा है, एग्जैक्ट आंकड़ा बता रहा है, जबकि यहाँ पर एग्जैक्ट आंकड़ा नहीं, सैकड़ों में कुछ भी हो सकता है। सैकड़ों में 200, 300, 400, 500 कितना हमें मालूम नहीं पड़ता है। चलिए हम आगे देखते हैं। स्टेटिस्टिक्स ऑल्सो हेल्प्स इन condensing mass data into a few numerical measures such as mean, variance, etc. about which you will learn later. These numerical measures help to summarize data. For example, it would be impossible for you to remember the income of all the people in a
data. The number of people is very large. Yet one can remember easily a summary figure like an average income that is obtained statistically. In this way, statistics summarizes and presents a meaningful overall information about a mass of data. स्टेटिस्टिक्स हेल्प करती है कि जो डेटा होता है उनको कंडेंस करने में, उनको सारगर्भित रूप में व्यक्त करने में, और इसके कुछ कुछ जो न्यूमेरिकल मेजर्स होते हैं जैसे कि मीन, वेरियांस, जिनके बारे में हम अगले आने वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। ये जो न्यूमेरिकल मेजर होती है हेल्प करती है डेटा को समराइज करने में। उदाहरण के लिए अगर हम देखें तो ये असंभव हो जाएगा याद करना कि सभी की जो इनकम है वो कितनी है, बजाय इसके क्योंकि लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा है। लेकिन अगर हम याद कर सकें कि हाँ एक समरी के फॉर्मेट में याद कर सकें, एवरेज इनकम अगर निकाल ली जाए स्टैटिस्टिकली, हम इसको आसानी से समझ पाएंगे। तो इस तरीके से स्टैटिस्टिक्स जो क्या करती हैं, डेटा को क्या करती है, समराइज़ करती है और उनको एक मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन में हमें बताती हैं। क्योंकि डाटा बड़ी मात्रा में होता है, उस बड़ी मात्रा को हमें सारगर्भित रूप से प्रस्तुत करने में हेल्प करती हैं। Quite often, statistics is used in finding relationship between different economic factors. अक्सर स्टेटिस्टिक का इस्तेमाल रिलेशनशिप फाइंड करने में किया जाता है जो कि इकोनॉमिक अलग अलग प्रकार के फैक्टर होते हैं उनके बीच में। एन इकोनॉमिस्ट में बी इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग आउट व्हाट हैपन्स टू द डिमांड फॉर ए कमोडिटी व्हेन इट्स प्राइसेस इंक्रीजेस और डिक्रीजेस, or would the supply of a commodity be affected by the changes in its own price, or would the consumption expenditure increases when the average income increases. एक इकोनॉमिस्ट जो है वो इंटरेस्टेड हो सकता है फाइंड करने के लिए कि क्या होगा अगर डिमांड जो है किसी कमोडिटी की बढ़ जाती है, या फिर ऐसा हो सकता है कि जो प्राइस बढ़ जाए या घट जाए तो क्या इफेक्ट पड़ेगा। अगर सप्लाई किसी कमोडिटी की अफेक्ट होती है इसके चेंजेज में, यानी प्राइस बढ़ेगी तो कमोडिटी की जो मांग है या पूर्ति है उसमें काफ़ी वेरिएंस आएगा, इनमें अंतर आएगा, परिवर्तन आएगा। और क्या कंजप्शन का जो एक्सपेंडिचर होगा यानी क्या बढ़ेगा या घटेगा, वो तो डिपेंड करता है एवरेज इनकम पर कि वो एवरेज इनकम जो है वो बढ़ती है या घटती हैं। और व्हाट हैपन्स टू द जनरल प्राइस लेवल व्हेन द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इंक्रीजेज, और क्या होगा जब जनरल प्राइस जो होता है लेवल गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर का है वो बढ़ जाए तो क्या होगा। सच क्वेश्चंस कैन ओनली बी आंसर्ड इफ एनी रिलेशनशिप एग्जिस्ट बिटवीन द वेरियस इकोनॉमिक फैक्टर्स दैट हैव बीन स्टेटेड अबव। तो इस प्रकार के प्रश्नों के जवाब केवल तभी दिए जा सकते हैं जब हम जानते हैं कि रिलेशनशिप क्या है इकोनॉमिक फैक्टर के बीच में, जो कि हमने अभी ऊपर अध्ययन किए थे। Whether such relationship exists or not can be easily verified by applying statistical methods to their data. In some cases, the economist might assume certain relationship between them and like to test whether the assumption he/she made about the relationship is valid or not. The economist can do this only by using statistical techniques. तो हम देखते हैं कि अगर ये रिलेशनशिप अगर एग्जिस्ट है कि नहीं है, अगर इसको हम वेरीफाई कर लें स्टैटिस्टिकल मेथड को इस्तेमाल करते हुए डेटा में, तो कुछ केस ऐसे होंगे जिनमें इकोनॉमिस्ट शायद इस बात को एज्यूम कर लें, मान लें कि वो जो टेस्ट है वो टेस्ट जो उसने माना है क्या वैलिड है या नहीं है। इकोनॉमिस्ट जो होते हैं वो इसको स्टैटिस्टिकल टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए आसानी से कर सकते हैं। In another instance, the economist might be interested in predicting the changes in the economic factor due to the changes in other factors. For example, he/she might be interested in knowing the impact of today's investment on the national income in future. Such an exercise cannot be undertaken without the knowledge of statistics. हम दूसरे उदाहरण की बात करें तो इकोनॉमिस्ट शायद इंटरेस्ट रख सकता है प्रिडिक्ट करने में, यानी कि आने वाले समय के बारे में क्या बदलाव होने वाले हैं फैक्टर्स में और दूसरे फैक्टर में क्या क्या बदलाव होने वाले हैं। उदाहरण के लिए हम बात करें, वह
इंटरेस्टेड हो सकता है जानने के लिए कि आज का जो इन्वेस्टमेंट वो करने वाला है नेशनल इनकम पर, फ्यूचर में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इस प्रकार की जो एक्सरसाइज है वो हम बिना स्टैटिस्टिक नॉलेज के नहीं प्राप्त कर सकते हैं। समटाइम्स formulation of plans and policies require the knowledge of future trends. For example, an economic planner has to decide in 2017 how much the economy should produce in 2020. In other words, one must know what would be the expected level of consumption in 2020 in order to decide the production plan of economy for 2020. In this situation, one might make subjective judgment based on the case about consumption in 2020. Alternatively, one might use statistical tools to predict consumption in 2020 that could be based on the data of consumption of past years or of recent years obtained by surveys. Thus, statistical methods help formulate appropriate economic policies that solve economic problems. कभी कभी जो हम प्लान्स बनाते हैं या जो पॉलिसीज बनाई जाती है, इसमें रिक्वायरमेंट होता है नॉलेज का कि फ्यूचर ट्रेंड क्या होने वाला है। उदाहरण की हम बात करें, जैसे कि हमने देखा 2017 में जो इकोनॉमी अगर हम देख रहे हैं उसका इम्पैक्ट पड़ेगा 2020 में क्या पड़ने वाला है। हम दूसरे शब्दों में बात करें तो कहना ये चाहते हैं कि अभी जो कंजप्शन का लेवल है वर्तमान में वो 2020 में क्या हो जाएगा। तो इसको देख करके हम क्या है प्रोडक्शन कर सकें 2020 में। इस सिचुएशन में हम देखेंगे कि जो सब्जेक्टिव जजमेंट गेस के आधार पर किया जाता है कि भाई 2020 में जो है वो कंजप्शन कितना होने वाला है। अभी हमने देखा कि 2017 में इतना हो रहा है, 2020 में कितना हो जाएगा। तो अगर हम देखें तो ये स्टैटिस्टिकल टूल है जो प्रेडिक्ट करता है जो कंजप्शन जो है वो 2020 में होने क्या वाला है। ये जो डेटा का कंजप्शन है ये पास्ट ईयर को ध्यान में रख करके रिसेंट ईयर और या आने वाले जो है सर्वे है उसके आधार पर किया जाएगा। यानी पहले डेटा यानी 2017 से पहले क्या रहा था, 2017 में क्या रहा और 2020 में क्या हो सकता है। इस तरीके से सर्वे के आधार पर इसको हम जान सकते हैं। इस प्रकार से जो स्टैटिस्टिकल मेथड होती है वो हेल्प करती है फॉर्मुलेट करने में इकोनॉमिक जो पॉलिसीज होती है और जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम होती है उनको सोल्व करने में। हम देखते हैं इसका कंक्लूजन क्या आता है। कंक्लूजन निष्कर्ष के तौर पे हम देखने वाले हैं, टुडे वी इंक्रीजिंगली यूज स्टैटिस्टिक्स टू एनालाइज सीरियस इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स such as rising prices, growing population, unemployment, poverty, etc., to find measures that can solve such problems. Further, it also helps to evaluate the impact of such a policies in solving the economic problems. For example, it can be ascertained easily using statistical techniques whether the policy of family planning is effective in checking the प्रॉब्लम ऑफ एवर ग्रोइंग पॉपुलेशन। मतलब ये हुआ अगर हम आज की बात करें देखते हुए कि जो स्टेटिस्टिक्स है वो उसका हम एनालिसिस करें कि जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है उनको किस प्रकार से कम किया जा सकेगा। जैसे कि मान लो प्राइस का राइज हो रहा है या फिर जनसंख्या बढ़ रही है, अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या है, पॉवर्टी की समस्या है, तो इन सभी को मेज़र कैसे करें। इस प्रकार की जो समस्या है उनका समाधान किस तरीके से किया जाए। आगे हम देखें तो ये हेल्प भी करता है एवेल्यूएट करने में कि इस ऐसी जो हमने पॉलिसी बनाई है क्या इनसे इकोनॉमिक जो प्रॉब्लम है उनका सॉल्यूशन हो जाएगा क्या। अगर हम बात करें, अगर हम उदाहरण की बात करें तो ये इजीली हमें टेक्निक प्रदान करती हैं, ऐसी पॉलिसी बनाने की हेल्प करती हैं जो कि फैमिली प्लान के लिए इफ़ेक्ट हो। यानी ये बताने के लिए कि क्या जनसंख्या पर नियंत्रण पाया जा सकता है ऐसा करने से। In economic policies, statistics play a vital role in decision making. For example, in the present time of rising global oil prices, it might be necessary to decide how much oil India
should import in 2025. The decision to import would depend on the expected domestic production of oil and the likely demand for oil in 2025. Without the use of statistics, it cannot be determined determine what the expected domestic population of production of oil and the likely demand for it would be. Thus, the decision to import oil cannot be made unless we know the actual requirement of oil. This vital information that helps to make the decision to import oil can only be obtained statistically. इकोनॉमिक पॉलिसीज़ की हम बात करें, स्टैटिस्टिक्स में एक वाइटल रोल प्ले करती हैं डिसीजन मेकिंग के लिए। हम उदाहरण की बात करें कि वर्तमान में जो ग्लोबल रूप में हम देखें तो ऑयल की जो प्राइसेस है वो राइज हो रही बढ़ रही हैं। तो क्या ये ज़रूरी होगा डिसाइड करने के लिए इंडिया के लिए कि भाई 2025 में वो कितना ऑयल को इंपोर्ट करे यानी आयात करे। तो ये जो डिसीजन है इंपोर्ट करने का डिपेंड करता है कि डोमेस्टिक प्रोडक्शन कितना होने वाला है, यानी इंडिया में कितना होने वाला है, ताकि हम बाहर से 2025 में डिमांड कितनी रहेगी उस ऑयल की। तो बिना स्टेटिस्टिक्स के हम डिटरमाइन नहीं कर पाएंगे कि भाई एक्सपेक्टेड डोमेस्टिक प्रोडक्शन होने वाला ऑयल का और इसकी मांग कितनी होने वाली है। इस प्रकार से ऐसा डिसीजन करना कि हम इंपोर्ट करें जब तक कि हमें इसकी रिक्वायरमेंट है ही नहीं ऑयल की। इस प्रकार से हम देखें जो इन्फॉर्मेशन हेल्प करती है हमारी डिसीजन मेकिंग करने के लिए कि ऑयल जो है वास्तव में हमें स्टेटिस्टिकली ऑब्टेन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये डिसीजन मेकिंग में हेल्प करती हैं। चलिए हम आखिरी में बॉक्स में जो लिखा हुआ है इसका हम अंतिम रूप देख लेते हैं और हमारा चैप्टर ओवर हो जाएगा। स्टेटिस्टिकल मेथड्स आर नो सब्स्टिट्यूट फॉर कॉमन सेंस। जो स्टेटिस्टिकल मेथड होती हैं इसका जो इस्तेमाल होता है ये सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकती कॉमन सेंस से। अब कैसे नहीं हो सकती है, चलिए हम जानते हैं। There is an interesting story which is told to make fun of statistics. It is said that a family of 4 persons, husband, wife and 2 children, once set out to cross a river. The father knew the average depth of the river, so he calculated the average height of his family members. Since the average height of his family members was greater than the average depth of the river, he thought they could cross safely. Consequently, some members of the family children drowned while crossing the river. Does the fault lies with the statistical method of calculating averages or with the misuse of the averages? तो यहाँ पर इन्होंने एक कहानी बता रखी है और काफ़ी रुचिपूर्ण कहानी है जो कि स्टेटिस्टिक्स का फन करती है, मजाक बनाती हैं। ऐसा कहा जाता है कि एक परिवार जिसमें 4 सदस्य थे, हस्बैंड, वाइफ और उनके 2 बच्चे हैं। एक बार वे नदी को क्रॉस करने के लिए रवाना हुए। फादर जानता था कि एवरेज डेप्थ क्या है उस रिवर की, तो इसलिए उसने कैलकुलेट किया कि भाई परिवार के जो सदस्य हैं उनकी हाइट कितनी है। तो जैसा कि उनकी हाइट जो थी वो ग्रेटर थी, जो नदी की जो डेप्थ है उससे उनकी हाइट ग्रेट आई। तो उन्होंने सोचा कि चलो हम रिवर को जो है क्रॉस कर लेंगे। परिणाम ये हुआ कि उसके कुछ मेंबर यानी कि उनके बच्चे नदी को पार करते हुए डूब गए। यानी उनके उसने जो कैलकुलेशन किया था, एवरेज निकाला था, तो बच्चों की जो हाइट थी एवरेज से कम आई होगी, तभी तो वो डूब गए। और ये जो हस्बैंड वाइफ है वो डूबे नहीं। तो क्या ये फॉल्ट स्टेटिस्टिक्स का है, जो उसने कैलकुलेशन जो किया है, जिस मेथड का इस्तेमाल किया वो उसका मेथड है, या फिर ये एवरेज का उसने मिसयूज़ किया उसकी गलती है? तो ये गलती किसकी है आपको, मतलब एक तरीके से एक मजाक वाली कहानी हो गई है। इस तरीके से हम देखते हैं कि हमारा चैप्टर पूरा हो जाता है। यहाँ से रिकैप है। रिकैप मतलब कि अभी हमने जो कुछ पढ़ा है उसको सारगर्भित रूप से बताया गया है। तो ये चलो आप खुद इसका स्वयं अध्ययन कर लीजिएगा और नीचे आपकी एक्सरसाइज आ जाएगी, इसको सोल्व करने की कोशिश कीजिएगा। तो चैप्टर पूरा हो जाता है। इसके 2 पार्ट्स हमने पूरे कर दिए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, इसे सब्सक्राइब करें, लोगों को आगे फॉरवर्ड करें। इसी तरीके से और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को आप सब्सक्राइब करके रख लें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।
Hope to see you soon. Thank you.